अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो कंसेप्ट था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हवाले से, वो हम लोगों ने होलोमोर्फिक फंक्शंस भी पढ़ लिए थे, इंटायर फंक्शंस भी पढ़ लिए थे, और उसके बाद हम लोगों ने एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, और लास्ट लेक्चर में हमने ब्रांचेस को भी डिस्कस किया था। अच्छा, अब हमारा टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस हम करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि हम थोड़ा सा सिंगुलैरिटी के बारे में पढ़ लें, क्योंकि सिंगुलैरिटी काफ़ी यूज़ होगी। और जो सिंगुलैरिटी होती है, इसी के एमसीक्यूज आते हैं हमारे पीपीएससी वगैरह में ज़्यादातर, और जितने भी एमफिल के टेस्ट होते हैं, मतलब हायर लेवल पे या तो सिंगुलैरिटी के एमसीक्यूज होते हैं, या दूसरे नंबर पे हमारे पास रेजिड्यू के बारे में होते हैं। ये सबको पता होगा इसके बारे में कि ये इम्पोर्टेंट हमारे पास चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास सिंगुलैरिटी क्या है। सिंगुलैरिटीज सिंगुलैरिटीज को डिस्कस करने से पहले आपको पता है कि हम एक चीज़ को डिफाइन करेंगे, दैट इज हमारे पास क्या होता है, जीरो ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, रियल एनालिसिस में हम जीरो ऑफ फंक्शंस किसको बोलते हैं, जो फंक्शंस इनके हम रियल एनालिसिस में अगर हम देखें तो जीरो ऑफ फंक्शंस बोलते हैं, जो फंक्शंस के क्या होते हैं, रूट होते हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना, कि हम कहते हैं कि अगर उस फंक्शंस में एफ एक्स पुट करने से आंसर हमारे पास जीरो आ जाए, तो देन जो एक्स होगा इस फंक्शन का क्या होगा, जीरो होगा, या दूसरे नंबर पर हम क्या बोलते हैं कि ये इस फंक्शन का क्या होगा, रूट होगा। ठीक है, तो अब कम्प्लेक्स फंक्शंस में भी जो जीरो का कंसेप्ट है उसी तरह है कि लेट हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी, बी या कम्प्लेक्स वैल्यू, बी या कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस, कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस। अ पॉइंट अ पॉइंट कौन से वाला, जी इज इक्वल टू ए, कार्ड कहलाएगा जीरो ऑफ फंक्शन, जीरो ऑफ एफ ऑफ जी। अगर क्या हो, इफ एफ ऑफ ए बराबर आ जाए जीरो पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली इस कम्प्लेक्स फंक्शन का जीरो होता है। ओके, अच्छा, अगर यही फंक्शंस को हम कह दें, मतलब हम मैं बोलूँ कि आप लोग जीरोज फाइंड करें किस चीज़ के, वन ओवर एफ ऑफ ए के, मतलब मैंने फंक्शंस को क्या कर दिया। तो इसके बारे में आप लोग क्या बोलेंगे कि इसको हम क्या कहेंगे, क्या ये चीज़ सिंगुलैरिटी बन जाती है? वो पोल। नहीं, पोल तो बाद में आता है ना, वो तो सिंगुलैरिटी की आगे टाइप है जाके। मतलब अगर वन ओवर एफ ऑफ ए हम देखें, तो इसको हम क्या बोलेंगे। अच्छा, चलो देखते हैं इस चीज़ को, जब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सिंगुलैरिटी की, तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अभी ये तो आ गया ज़ीरो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, हमारे पास है जी स्क्वेयर प्लस वन, जी स्क्वेयर प्लस वन, तो इस फंक्शन के जीरो कौन कौन से होंगे, एनी वन को बता सकते हैं? प्लस प्लस माइनस आयोटा होता। और माइनस आयोटा। ओके, हमारे पास होगा प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरह से हमने आगे जाके जब पोल पढ़ेंगे ना, अभी रुके हैं क्योंकि मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूँ, तो पहले मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो वहां पर हम पोल के ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर जीरो है फंक्शन का, तो फंक्शन के हम जीरो को डिस्कस कैसे करते हैं। हम अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, कि अगर हमारे पास हम पुट करें किसी फंक्शन में एफ ऑफ ए, ठीक है, अगर ए हमारा क्या हो, ए हमारा हो बेसिकली रूट हो,
ठीक है, जीरो हो, और फिर हम उसका डेरिवेटिव लेके उसमें ए पुट करें तो फिर आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। फिर इसी तरह चलता रहे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास फंक्शंस का हम n-1 टाइम डेरिवेटिव लें और उसमें ए पुट करें फिर भी वो जीरो आ जाए, बट अगर उसमें nth टाइम डेरिवेटिव लें और उसमें वो वाला जो रूट है वो पुट करें तो अगर आंसर नॉन जीरो आए तो इसका मतलब है जो हमारा ए है, ए इज जीरो ऑफ फंक्शन, जीरो ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर का है, ये डेफिनेशन है ऑर्डर की, के जीरो के ऑर्डर, एन। एन ऑर्डर का हमारे पास ये जीरो है। ठीक है, तो इसी तरह के एमसीक्यू जो हैं वो अगर आप देखें पुराने पेपर तो उसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप क्योंकि आपके पास फंक्शन कौन सा लिया था आपने, जी स्केयर प्लस वन, तो यहाँ आपके पास देखें ना, फंक्शंस में अगर सिंपल आयोटा पुट करें तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है जीरो। ऐसे ही है, अगर आप फंक्शंस का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, तो आपको पता है जी स्केयर प्लस वन था तो क्या आ जाएगा, टू जी, तो ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ, इसमें आयोटा पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, टू। क्या ये जीरो आया आंसर, नो। तो ये किस ऑर्डर का है, ये जीरो जो है, z इज इक्वल टू आयोटा इज किस ऑर्डर का है, वन ऑर्डर का, क्योंकि वन फर्स्ट डेरिवेटिव भी जाके नॉन जीरो हो। अच्छा, सबको बोर्ड पे सही लिखा नजर आ रहा है? ये क्लियर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर z इज इक्वल टू आयोटा जो है ये क्या होगा, इज जीरो ऑफ एफ ऑफ जी, जीरो ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर का होगा, आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाके वो नॉन जीरो हुआ है, ऑफ ऑर्डर वन। ठीक है, सही है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो थी एग्जांपल थी जीरोस को समझने के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और आपको पता है जिसका ऑर्डर वन होता है उसको आप कौन सा जीरो कहते हैं, उसको बोलते हैं कि ये फंक्शंस का सिंपल जीरो है। ठीक है, अब हम जरा जो है वो सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है सिंगुलैरिटी, क्योंकि पूरी इंटीग्रेशन इसी पे चलती है, इसीलिए हम इसको पहले से डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज सिंगुलैरिटी, तो इसको समझ लें कि कौन सा पॉइंट होता है, अ पॉइंट z इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड, वहां हम जीरो की बात कर रहे थे, इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी ऑफ फंक्शंस, सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जी, कब, इफ एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी इज नॉट, क्या हो, इज नॉट होलोमॉर्फिक या एनालिटिक, किस पॉइंट पे, एट जी इज इक्वल टू ए पे। सही, अगर वो ए पॉइंट पर होलोमॉर्फिक नहीं होता, मतलब कि एनालिटिक नहीं होता, तो दैट्स मीन कि वो जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट विल बी सिंगुलैरिटी। मैं एग्जांपल के तौर पे मुझे बताना है आप लोगों ने, मैं एक फंक्शन लिखता हूँ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू वन ओवर जी स्केयर प्लस वन। कोई बताएगा कि इसकी सिंगुलैरिटी कौन कौन से हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पे ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है। वो ही प्लस माइनस होता सेम कुछ एग्जैक्टली, नहीं। प्लस माइनस आयोटा, जो जिस पॉइंट पे ये जो है एनालिटिक नहीं है वही इसकी क्या कहलाएंगी, सिंगुलैरिटीज कहलाएंगी। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ आ गई होगी। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारे पास कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी।
ठीक है। अब सिंगुलैरिटी की टाइप्स कौन सी हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास होती क्या है। मेन सिंगुलैरिटी होती है। आगे सिंगुलैरिटी की कितनी टाइप्स हैं, दो। सॉरी, टाइप्स कितनी है, दो। कौन कौन सी हैं भला। एक है हमारे पास आइसोलेटेड, ठीक है, और दूसरी कौन सी है हमारे पास, नॉन आइसोलेटेड। ठीक है, तो ये याद रखना है, दो टाइप्स हैं बेसिकली। नंबर वन हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड, और नंबर टू हमारे पास कौन सी है, नॉन आइसोलेटेड। ठीक। अब आगे फर्दर आइसोलेटेड की कितनी टाइप्स हैं भला। तीन। ठीक है, सबसे पहली कौन सी है, रिमूवेबल है। ठीक है, सिंगुलैरिटी। और नंबर टू हमारे पास कौन सा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोल। और नंबर थ्री कौन सी होती है, इसेंशियल सिंगुलैरिटी। ये हमारे पास हैं टाइप्स। ठीक है, ओके। भला हमारे पास हमको सिंगुलैरिटी की तो समझ आ गई है। तो हम लोग जो है वो हमें पता है कि दो टाइप्स हैं, नंबर वन आइसोलेटेड, नंबर टू नॉन आइसोलेटेड, नंबर थ्री, सॉरी नंबर थ्री नहीं, आइसोलेटेड के आगे फिर से जो हैं तीन टाइप्स हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास बेसिक जो फर्क है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती क्या है। सिंगुलैरिटी का तो हमें पता है, व्हाट इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, हम इसको देखते हैं कि जरा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है। तो हमारे पास इस तरह की सिंगुलैरिटी कि जो, अच्छा इसको देखते हैं, इसको डिफाइन करता हूँ कि अब पॉइंट, मतलब सिंगुलैरिटी जिसको बोलते हैं, अब पॉइंट z इज इक्वल टू ए इज सेट टू बी, क्या कहलाएगी, इज सेट टू बी आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, कब ऑफ एफ ऑफ जी, इफ एफ ऑफ जी जो है वो क्या हो, एफ ऑफ जी इज एनालिटिक या होलोमोर्फिक, एनालिटिक एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट इन सम डिलीटेड, या इसको डिलीटेड को पंक्चर भी मैंने बोला था, नेबरहुड किसका, उस पॉइंट का ए का। अच्छा, इस बात को समझना कैसे है, ये देखें जरा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, मैं लिखूं 1/z, तो इसकी सिंगुलैरिटी मुझे बताएं कि ये किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, 1/z। इक्वल टू जीरो। z इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये वाला, ये नेबरहुड, कि जिस नेबरहुड में ये पॉइंट इसकी क्या है, सिंगुलैरिटी है। अब ऐसा फंक्शंस जो अपने किसी डिलीटेड नेबरहुड पे जो होता है वो एनालिटिक होता है। अब देखें ये इस पॉइंट पे तो जो है, आपको पता है होलोमोर्फिक की डेफिनेशन होती है कि उस पॉइंट के नेबरहुड पे भी वो क्या होता है, एनालिटिक होता है। अब वो अपने नेबरहुड पे तो एनालिटिक है, बट अपना जो ओरिजिन पॉइंट है उस पे वो एनालिटिक नहीं है। तो इसका मतलब है हमें जब भी आइसोलेटेड पढ़ना है तो आइसोलेटेड में हमें सिर्फ एक पॉइंट की जरूरत होती है, बकाया उसके जो नेबरहुड होता है वहां पर वो क्या होता है, एनालिटिक होता है। तो मेन बात करने का मकसद क्या है, अ फंक्शन हैज अ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी इफ एफ ऑफ जी इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट ऑफ सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, अब इसके पैरेलल दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं जहां से हमें नॉन आइसोलेटेड की, अच्छा
ये आपको लेट शो होता है वाइट बोर्ड, शायद मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया फिर इस वजह से। हम्म, ये आज ये ऑनलाइन क्यों नहीं चल रहा है, इसका क्या मसला हुआ है, एक सेकंड के लिए। ये मेरे ख्याल में पता नहीं से क्या मसला हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा अब हो गया। अब देखिए अब हो रहा है आपको व्हाइट बोर्ड शो, मैं इसको मूव कर रहा हूँ नीचे को। जी हो रहा है शो। पहले भी ठीक था। नहीं पहले कोई मसला है सही है, क्योंकि वो मैंने देखा है टीम पे ना, वो कोई मसला है सही है, क्योंकि ये ऑनलाइन उसके साथ कनेक्ट नहीं है तो बाद में शो करता है। ठीक है। अच्छा अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिखता हूँ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की। मुझे बताएं कि एफ ऑफ जी जो है इज इक्वल टू जी ओवर जी माइनस वन। इसमें आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कौन सी है इस फंक्शन की? इक्वल टू वन। वन। और आपको पता है कि ये जो वन है ये कौन सी सिंगुलैरिटी है? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अभी हमने आइसोलेटेड की मजीद टाइप्स को नहीं देखा कि कौन सी है, रिमूवेबल है, पोल है, या इसेंशियल है। अब इसके पैरेलल हम एक एग्जांपल करते हैं, दैट इज हमारे पास कौन सी है, एक मिनट, हम करते हैं दूसरा डिस्कस, व्हाट इज नॉन आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी वो वाली होती है, इसकी एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, हमारे पास हो नेचुरल लॉग ऑफ जी। ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि इस फंक्शंस की सिंगुलैरिटी कौन कौन सी है। अगर मैं यहाँ पे ये वाली लाइन बनाऊँ, कम्प्लेक्स प्लेन ये वाली यहाँ पे ये ड्रा करूँ, तो इसकी सिंगुलैरिटी कौन कौन सी है? क्या नेचुरल लॉग जो है जी जो है, क्या ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इस लाइन पे क्या डिफाइन है इस पे, यहाँ पे सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूँ। नो। नो। नेगेटिव पे नहीं डिफाइन होता। तो आपको पता है कि यहाँ तक मतलब अगर आप बनाए ना माइनस नेगेटिव से लेकर जीरो तक, वो आपको पता है इन तमाम पॉइंट्स पे ये क्या है, ये इसकी सिंगुलैरिटी है। बट ये किस तरह की सिंगुलैरिटी है? आपको पता है कि अगर मैं देखूं इसकी सिंगुलैरिटी माइनस वन, तो मुझे बताएं कि क्या इसकी सिंगुलैरिटी माइनस वन पॉइंट वन पे खत्म हो जाएगी? क्या इसका नेबरहुड अगर मैं ये बनाऊं तो खत्म हो जाएगी सिंगुलैरिटी? वो तो हमें मजीद आगे सिंगुलैरिटीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। समझ आ रही है? तो वहां पर क्या था कि हमें एक ऐसा नेबरहुड मिलता है जहां पर वो अपने जो पॉइंट पे है वो सिंगुलर पॉइंट होता है, बट उसके जो नेबरहुड होता है वहां पर फंक्शंस क्या रहता है, एनालिटिक रहता है। तो दैट वन इज अ बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है। सही है। तो ये हमारे पास थी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अगर मजीद किसी को अगर इस चीज़ की समझ नहीं आई तो वो डिस्कस कर ले। ठीक है। इसमें जो नेगेटिव वाई एक्सिस है इसका कोई रोल नहीं। नेगेटिव वाई एक्सिस मीन। देखें आप, मैं बेसिकली ये बात कर रहा हूँ, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। असल में देखें, आप इस फंक्शंस में किस तरह की वैल्यूज पुट कर सकते हैं।
एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक हो गया, समझ आई यहाँ तक? अब जी जी बात ठीक। को समझिएगा। अगर मैं x सिर्फ हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो अगर जीरो हो जाए तो हमारे पास रियल रह जाएगा, और रियल को मैं ले रहा हूँ नेगेटिव, मैं लेता हूँ x इज इक्वल टू जीरो। मुझे बताएं कि इसका x इज इक्वल टू जो जीरो है, ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इसका नेबरहुड आप बना लें तो क्या आपको मिलेगा? ठीक है, आपको पता है कि इधर सारे सिंगुलर पॉइंट पड़े हुए हैं और तरतीब से पड़े हुए हैं, तो आपको फिर उस तरह का नेबरहुड नहीं मिलेगा जहां पर वो फंक्शंस क्या होगा, एनालिटिक होगा। अगर किसी को नॉन आइसोलेटेड की समझ नहीं आई तो वो इसको डिस्कस कर ले ताकि हम चीज़ों को देख लें। सही हो गया, ये थी हमारे पास नॉन आइसोलेटेड। सही, तो ये हमेशा से क्वेश्चन रहता है जहन में। ओके, हम आगे करते हैं। आगे हमारे पास है, हम किसकी टाइप्स पढ़ेंगे अब? टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो आपको पता है देयर आर थ्री टाइप्स। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आपके पास एक ऐसी सिंगुलैरिटी जिसको हम उस फंक्शन से क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं कि वो फंक्शंस क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए। सही। नंबर टू, नंबर टू कौन सी होती है हमारे पास? पोल। सही। और नंबर थ्री कौन सी होती है हमारे पास? सिंगुलैरिटी, दैट इज इम्पोर्टेंट, हमारे पास क्या होती है? इसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक। अच्छा, सिंपल से फार्मूले याद रखें। अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन, ये देखें एक फंक्शन है एफ ऑफ जी, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसकी सिंगुलैरिटी आ गई ए। मैं चेक करना चाह रहा हूँ ये किस तरह की है, पहले तो आइसोलेटेड होगी। अगर मैं उस फंक्शन की लिमिट लेता हूँ, जी अप्रोचेस टू किस पॉइंट को, ए को, अगर एफ ऑफ जी जो है उसका आंसर हमें क्या मिल जाता है, कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है और हमें क्या आंसर मिल जाता है, कोई फाइनाइट नंबर, तो देन हमारे पास वो जो सिंगुलैरिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी। ये फाइनाइट आंसर आता है या हमारे पास जीरो आना चाहिए? है किसी को क्लैरिफिकेशन? राइट। क्या आना चाहिए? आवाज नहीं आई जी। फाइनाइट ही आएगा, ठीक फाइनाइट। है, फाइनाइट, ओके। अच्छा, अगर यही बात को हम इम्प्लाइज करें, एफ ऑफ जी अगर गिवन हो और अगर हमारे पास एक जी इज इक्वल टू ए हो, ठीक है, एक सिंगुलैरिटी हो, अगर लिमिट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जी अप्रोचेस टू ए, और एफ ऑफ जी का अगर आंसर हमारे पास आ जाए इन्फिनिटी, लिमिट भी एग्जिस्ट करे और इन्फिनिटी आंसर आ जाए, सही, तो हम उसको कहते हैं कि वहां पर क्या है, हमारे पास पोल है। ठीक है। अच्छा, नंबर थ्री हमारे पास क्या होती है, इसेंशियल सिंगुलैरिटी। व्हाट इज इसेंशियल सिंगुलैरिटी? कि अगर हम लिमिट लें, जी, लिमिट का तो सबको पता है कंसेप्ट का, जी अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ जी, अगर ये लिमिट हमारे पास क्या करे, नॉट एक्सिस्ट, तो देन हमें पता है कि वो जो सिंगुलैरिटी होगी दैट इज इसेंशियल सिंगुलैरिटी। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात एमसीक्यूज के हवाले से, अगर हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी नहीं होगी तो फिर हमारे पास वहाँ क्या होगा, पोल होगा। सही, ये तरतीब याद रखनी है। और अगर वहां पर पोल नहीं होगा तो वहां पर क्या होगी, इसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। और लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन है। आपको पता है कुछ फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें सिर्फ हमारे पास सिंगुलैरिटी किस तरीके की होती है, जस्ट पोल होता है, जस्ट क्या होता है, पोल। तो आप उस तरह के फंक्शन, क्योंकि हमने जब इंटीग्रेशन पढ़नी है ना, जब रेजिड्यू पढ़ना है, तो हमारा सारा का सारा जो काम है वो किसी सिंगुलैरिटी पर नहीं है, ओनली पोल पर है। सही। तो फिर हम कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं, मैं यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ, फंक्शन, अ फंक्शन विच हैज ओनली, क्या रखे,
वो एनालिटिक ओनली हैव एज पोल, बकाया तमाम पॉइंट्स पे एनालिटिक हो, हैज ओनली पोल, वो कौन से फंक्शंस होते हैं कॉल्ड? मेरोमॉर्फिक फंक्शन। यस, मेरोमॉर्फिक फंक्शंस। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इन फंक्शंस की क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन में सारा काम इन फंक्शंस के साथ होता है, ठीक है। क्योंकि हम उन फंक्शंस को ही स्टडी कर रहे होते हैं जिसमें क्या होता है, हमारे पास पोल होता है, ठीक है। अच्छा, अ फंक्शन विच हैज ओनली पोल कॉल्ड मेरोमॉर्फिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/z। यहाँ मैं पूछता हूँ कि क्या ये जो फंक्शंस है, अगर मैं आपको पूछूं कि, क्योंकि आपको पता है कि सिंगुलैरिटी इसकी क्या है, z इज इक्वल टू 0, ऐसे ही है। अगर हम लिमिट लेते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ z, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 1/z। तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ लिमिट पुट कर सकते हैं 0 के साथ? तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें लेने पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, सही। अभी देखते हैं, अगर मैं बात करूं लिमिट z अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइड से 1/z, तो मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। देखें ना, हम ये बात देखें, अगर हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं नेगेटिव साइड से, तो जो जो ही हम 0 को अप्रोच करेंगे नेगेटिव साइड से, तो आप देखें कि इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। नेगेटिव इंफिनिटी। और अगर हम लिमिट z अप्रोचेस टू 0 प्लस की तरह से करें तो 1/z देखें, तो ये आंसर क्या आएगा। पॉजिटिव इंफिनिटी। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही ही है यहाँ पे? वन ओवर जी जो होता है, इसमें किस तरीके की सिंगुलैरिटी पाई जाती है? इसेंशियल होगी जब लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही। हाँ, जरा सोच ले, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है कि हम इसको कोई चेंज कर सकते हैं? नो। अच्छा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल, पोल कैसे आ गया? पोल में तो हमारे पास जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्या आएगा इसका? लोपिटर रूल हम किस तरीके से लगा सकते हैं? लोपिटर रूल तो हम तब लगाते हैं जब हमारे पास 0/0 की फॉर्म बने या इन्फिनिटी, तो यहाँ पर तो वो फॉर्म ही नहीं बन गई। फिर हम किस तरीके से करें? यहाँ पे z approaches to 0 f of z equal to 1/0, और डायरेक्ट इंफिनिटी क्यों नहीं कर सकते? लेफ्ट और राइट है से क्यों देखा है? हाँ बिल्कुल, ये भी बात है कि अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करें तो वो वाकई ही उस कंडीशन को फुलफिल करेगा, पोल वाली को। ठीक है, वैसे वो भी सही है। अगर हम इसको डायरेक्टली 0 पुट करें तो वो वाकई ही जो हमने कंडीशन सेकंड रखी हुई है कि लिमिट
z अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ z का आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या होगा, फिर इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू 0 क्या होगा, फिर पोल होगा। इज पोल ऑफ एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1/z। अच्छा, ये तो पोल के लिए था। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें एक और फंक्शंस की, ठीक है, अगर हम फंक्शंस ले ले, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन जी ओवर जी। तो अगर आप देखें तो इसकी भी जो सिंगुलैरिटी है वो किस तरीके की होगी, क्या हम इसमें अगर 0 0 पुट करते हैं तो वो तो हमारे पास क्या बनेगी, 0/0 की फॉर्म, ऐसे ही है। तो हमारे पास यहाँ किस तरीके की सिंगुलैरिटी होगी, रिमूवेबल। रिमूवेबल। अच्छा, वो कैसे बोला, क्योंकि जीरो को जो हम है वो उस पे इसकी लिमिट अगर अगर डिलीटेड नेम देखें, जी इज इक्वल टू, अगर देखें, अगर जी इज इक्वल टू 0 पे देखें, लिमिट जी अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ जी, लिमिट जी अप्रोचेस टू 0 साइन जी ओवर जी। आपको पता है ये वो बन रहा है जो आपने पढ़ा होगा, सैंडविच थ्योरम की हेल्प से ये फार्मूला बनता है, लिमिट जी अप्रोचेस टू 0 साइन जी ओवर जी इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये आंसर क्या आ गया है, 1। वन। तो अगर 1 आ गया तो इसका मतलब है ये फाइनाइट है, तो सो ये हमारे पास जो सिंगुलैरिटी होगी ये कौन सी होगी, रिमूवेबल होगी एट z इज इक्वल टू 0। अब रिमूवेबल को हमने चेक करना कि वो रिमूवेबल कैसे होगी। तो आपको पता है कि अगर मैं 1/z को बाहर रखूँ, सही है, और साइन जी की मैं किस चीज़ को ओपन कर दूँ, ये भी हमने चीज़ें पहले डिस्कस की हुई हैं, पावर सीरीज को, 3 का फैक्टोरियल प्लस जी 5/5 का फैक्टोरियल माइनस जी पावर 7/7 का फैक्टोरियल प्लस हो। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, अभी करके देख लेते हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जी के से जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, माइनस जी स्केयर ओवर क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल प्लस जी पावर 4/5 का फैक्टोरियल प्लस माइनस जी पावर 6 ओवर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि क्या किसी पॉइंट पे आपको सिंगुलैरिटी यहाँ मिलने का खदशा है, व्हेन हम जब इसको ओपन करते हैं पावर सीरीज को, तो क्या यहाँ पर हमें सिंगुलैरिटी मिलती है किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि ये तो पावर्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी ना, ऊपर नीचे तो कभी भी जी नहीं आएगा। तो हम किस पॉइंट पे देख रहे हैं, जी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो हमारे पास सिंगुलैरिटी है ये कौन सी है, रिमूवेबल है, सही है। अब अगर, अच्छा ये रिमूवेबल है, ओके। आगे हमारे पास आती है, अगर आपने देखा हो तो क्योंकि हमने तीनों दोनों की एक एक एग्जाम्पल का लिया, अब देखते हैं इसेंशियल सिंगुलैरिटी। इसके बारे में पढ़ा तो हुआ है कि ऐसी सिंगुलैरिटी जो पोल नहीं होती, जहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमारे पास क्या होती है, इसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। ठीक है, इसेंशियल सिंगुलैरिटी किस तरीके की होगी, कोई ऐसा फंक्शन जिसकी हमारे पास जो, अच्छा देखते हैं इसको, फॉर एग्जांपल अगर देखें तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं ई की पावर 1/जी, ठीक। अब यहाँ पे if we make a Lorentz series its principal part is missing, yes। अभी हमने लॉरेंट सीरीज का टॉपिक नहीं पढ़ा, मैं थोड़ा एंड पे ना थोड़ा सा करता हूँ वो वाला डिस्कस। बिल्कुल ये बात आपने ठीक की है कि अगर हमारे पास, अब बात उधर चली जाएगी, एक मिनट में डिफाइन करते हैं उसके बाद लॉरेंट सीरीज को, फिर इस एग्जाम्पल को भी देखते हैं। थैंक यू, आपने याद करवा दिया वैसे। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई पावर 1/जी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर अगर देखें जी इज इक्वल टू 0 पे, तो देखें लिमिट
z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z और लिमिट z अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर z, सही, इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा अगर हम लिमिट इसमें डायरेक्टली पुट करें तो ये तो आ जाएगा e की पावर लिमिट, सही है, इस तरीके का आएगा। मुझे बताएं कि ये जो सिंगुलैरिटी हमारे पास आई है ना, तो हमें को फाइनाइट आंसर मिला है, ये किस तरह की सिंगुलैरिटी होगी। अब इस सिंगुलैरिटी को हम जब डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है वो लगानी पड़ती है उसकी डेफिनेशन से। अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ फिर इस एग्जांपल पे आते हैं, एक सेकंड के लिए रुकते हैं यहाँ पे, हम एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अ, ओहो, लॉरेंट सीरीज, सही है, आप सीरीज कॉल्ड, और आपने लिख रहा हूँ क्या कहलाएगी, लॉरेंट सीरीज, ठीक है, देन इट इज रिटन एज, किस तरह से इसको लिख सकते हैं अगर हम, अगर किसी फंक्शंस की लॉरेंट सीरीज लिखें एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, तो वो हमारे पास इस तरह से लिखी जाती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ए एन, और हम साथ क्या लिखते हैं, जी पावर एन, सही है। अच्छा, फिर बाद में हम क्या करते हैं, आपको अंदाज़ा है तो कि हम करते हैं इसको कि ये हमारे पास क्या हो जाती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक ए एन जी पावर एन, मतलब मैं सिर्फ समझाने के लिए, प्लस ये कोफिशिएंट्स को आप अभी इतना गौर ना कीजिएगा, जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक बी एन और जी पावर एन, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम इसको चेंज करते हैं जीरो से इन्फिनिटी तो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे फ़र्क पड़ता है, ए एन और इसको क्या होता है, वन ओवर जी, जी पावर एन, ठीक। हम इसका सीरीज का सेंटर जो है वो जीरो मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो जब जीरो मान के चलेंगे तो यहाँ पे अगर सेंटर ए हम लेते तो फिर मजीद आगे चीज़ें आने की, अच्छा ये चीज़ आ गई। अगर फॉर एग्जाम्पल हम स्टार से ही ये चीज़ लेकर चलते एक सेकंड के लिए, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते, यहाँ पर ये था जी माइनस ए और इसकी पावर एन, ठीक, तो इसमें जब सेंटर के लिए लिखा जाना था तो इसमें लिखा जाना था इस तरीके से, जी माइनस ए पावर एन प्लस ये जीरो से प्लस बी एन और जी माइनस ए पावर एन, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने के लिए मैं रिप्लेस करने लगा हूँ जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, अब इसको मैं बनाने लगा हूँ, मतलब इसको ए एन से रिप्लेस करने लगा हूँ, ए एन सी माइनस ए की पावर एन, ठीक है, और इसको मैं बी एन से रिप्लेस करने लगा क्योंकि हम आगे जाके यही यूज़ करेंगे, जीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी, और ये हमारे पास बी एन है ओवर हमारे पास क्या आ गया, जी माइनस ए पावर एन, ठीक। ये हमारे पास लॉरेंट सीरीज है। लॉरेंट सीरीज के हमारे पास दो पार्ट होते हैं, जो ये फर्स्ट पार्ट होता है इसको हम कौन सा पार्ट बोलते हैं भला, रेगुलर पार्ट, रेगुलर पार्ट, सही, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, दैट इज प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है, दैट इज हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल, ओहो, पार्ट, सही है। अच्छा, ये लॉरेंट सीरीज है, थोड़ा सा रिमार्क के तौर पे। अच्छा, अगर
हमारे पास किसी सीरीज का जो प्रिंसिपल पार्ट है वो अगर जीरो हो जाए तो फिर उसकी कौन सा पार्ट रह जाता है, रेगुलर। और वो रेगुलर जो पार्ट होता है वो कौन सी सीरीज होती है भला? पावर सीरीज। वो टेलर सीरीज बन जाती है ना, जहाँ पे फंक्शन जो है वो कन्वर्ज कर रहा होता है। ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशंस जो हमने पढ़ी हुई थी, जैसे कि आपको पता है कि आपको याद है कि जो टेलर सीरीज है वो हमारे पास कन्वर्ज करती थी कि जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन क्या होती है, आर। सही। और आर क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक। अब लॉरेंट सीरीज के लिए क्या होता है कि इधर जो हमारे पास डायग्राम बनती है वो इस तरीके की होती है, डिलीटेड नेबरहुड बनता है। ठीक है, इस तरीके का। ये स्मॉल आर होता है, ये कैपिटल आर होता है। सही। तो हम कह रहे होते हैं, क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास जी माइनस ए जो है वो अगर क्या करे, लेस देन हो कैपिटल आर से और ग्रेटर देन हो स्मॉल आर से। अब ये स्मॉल आर वाला जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ये किसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, किस पार्ट का, प्रिंसिपल पार्ट का। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास लॉरेंट सीरीज है जो वो क्या करती है, यहाँ कन्वर्ज करेगी। मीन कि अगर ये चीज लेस देन हो और ग्रेटर देन हो तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो सीरीज है लॉरेंट सीरीज ये हमारे पास क्या करती है, कन्वर्ज करती है। मीन के लॉरेंट सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी सिर्फ इस वाले पार्ट में, और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, एनुलस कहते हैं। सही है, ये वाले पार्ट को। मुझे बताएं कि क्या यहाँ किसी पॉइंट पे जो है वो करेगी कन्वर्ज, अगर ये यहाँ से कोई पॉइंट उठा लें। अब यहाँ एक चीज को डिस्कस करना है कि हम एवरी जो होलोमोर्फिक या एनालिटिक फंक्शंस होते हैं उनको हम टेलर सीरीज में लिख सकते हैं। क्या हमारे पास अगर कोई फंक्शंस एनालिटिक ही नहीं है किसी पॉइंट पे तो क्या हम वहां पे उसकी लॉरेंट सीरीज बना सकते हैं? नो। अच्छा, तो आप लोग जब कह रहे हो ये तो ठीक है, सही है। अभी मैं बताता हूँ। आपको पता है कि जो सिंगुलैरिटी का तल्लक है, सिंगुलैरिटी कब आती है, अपने आप को थोड़ा सा नोट करें ना, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि लॉरेंट सीरीज कब आती है, हम डिस्कस कब करते हैं, जब हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं उसमें सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। और जब सिंगुलर पॉइंट आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी वो सिंगुलैरिटी होती है कि जो किसी डिलीटेड नेबरहुड के लिए आती है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन ये लॉरेंट सीरीज का चक्करी तब में आता है, अगर आप सोचें तो, अगर मैं ये बात सही कह रहा हूँ तो, कि जब हमारे पास कोई फंक्शन जो होता है वो एनालिटिक नहीं होता किसी पॉइंट पे, तो वहां पर हम उसकी क्या बना रहे होते हैं, लॉरेंट सीरीज बना रहे होते हैं। मतलब कि उसकी लॉरेंट सीरीज हम लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि अब वो किस रीजन में कन्वर्ज करती है, दैट वो जो रीजन होता है उसको हम एनुलस बोलते हैं। ये बात आप सेटिस्फाई करते हैं? ठीक है। मीन के हमारे पास अगर फंक्शंस एनालिटिक ना भी हो तो हम उसकी लॉरेंट सीरीज जो है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कंडीशन ये है कहाँ कन्वर्ज करती है, वो वाला फार्मूला क्या है, ये जी माइनस ए लेस देन आर। ठीक। ठीक है, ये बात हमारा ये बात ठीक है, क्योंकि हमारे पास, जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लोरेंट सीरीज का चक्कर ही तब आता है कि जब हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं ना, कि हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट, असल में यहाँ चक्कर ही सिंगुलर पॉइंट का है। ठीक है, इसीलिए तो हम इसको डिलीटेड नेबरहुड लेकर उसको आगे कर रहे होते हैं। अच्छा चलें, ठीक है। उसके बाद हमारा तल्लक, हमें पता है कि लोरेंट सीरीज के बेसिकली दो पार्ट हैं, रेगुलर पार्ट प्लस कौन सा है, प्रिंसिपल पार्ट। सही। और मैंने अभी 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 आपको अंदाजा होगा
कि किस तरीके से। आपको पता है कि जब हमारे पास होता है हमारे पास कौन सी सिंगुलैरिटी होती है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। सही। अब रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मतलब ये है, एक तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि लिमिट z अप्रोचेस टू a f ऑफ z इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर क्या है, फाइनाइट। ठीक, वो हमारे पास क्या होगी, रिमूवेबल, नंबर वन। दूसरा, अगर हमारे पास उस फंक्शंस की, क्योंकि सिंगुलर पॉइंट्स हैं, z इज इक्वल टू a जो है वो सिंगुलर पॉइंट है, ये इसी की बात कर रहा हूँ रिमूवेबल की। अगर ये हमारे पास क्या है, रिमूवेबल, तो इसका मतलब है हम उस सिंगुलैरिटी को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अगर वो खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब है फिर हमारे पास डिलीटेड नेबरहुड तो नहीं रह जाएगा, बल्कि वो भी एनालिटिक पॉइंट है। तो फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि उस फंक्शन का सिर्फ कौन सा पार्ट रह जाएगा, रेगुलर पार्ट रह जाएगा, रेगुलर प्लस पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट जो होता है वो क्या बन जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है कि हम उसकी टेलर सीरीज बना सकते हैं, हम उसको टेलर सीरीज बना सकते हैं, और वो जो टेलर सीरीज होगी वो अपने जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है उसमें वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सही होगा, ये पॉसिबल था पे। ठीक है, अगर नंबर टू, अगर हमारे पास z इज इक्वल टू, हमारे पास सिंगुलैरिटी किस तरीके की है, पोल है। ठीक है, तो हम उसके लिए कह रहे होते हैं कि लिमिट z अप्रोचेस टू a f ऑफ z इज इक्वल टू क्या आता है, इन्फिनिटी आंसर आता है। ठीक, अगर इन्फिनिटी आता है, पोल है। नंबर टू, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम उस फंक्शंस को लिख सकें किस पार्ट में, नंबर वन, पहला पार्ट कौन सा होता है, रेगुलर प्लस, ये चीज़ को समझिएगा। अब आपको पता है कि हम लिख रहे थे इस तरीके से, ये चीज़ को समझिएगा, n इज इक्वल टू जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी, और आपको अगर याद हो तो हम इसको लिख रहे थे बी एन ओवर क्या लिख रहे थे, z माइनस ए की पावर n। ठीक, अब वो कहता है कि जब पोल होता है तो रेगुलर पार्ट आ जाता है सीरीज का प्लस। अब यहाँ पर जो टर्म्स आएंगी ना, वो इन्फिनिट टर्म्स नहीं आएंगी, बल्कि क्या आएंगी, यहाँ पर क्या आएंगी, फाइनाइट। फाइनाइट टर्म्स आएंगी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इन्फिनिटी जो है, इसका यहाँ पर कोई चक्कर नहीं, ये सीरीज चलती नहीं रहेगी, बल्कि क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। कौन सा पार्ट, प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, तो इस तरह की सिंगुलैरिटी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, पोल होता है। नंबर थ्री, हम बोल रहे होते हैं, नंबर थ्री, इसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, इसेंशियल सिंगुलैरिटी में हम कहते हैं कि हमारे पास लिमिट z अप्रोचेस टू a f ऑफ z जो है वो क्या करती है, नॉट एग्जिस्ट, नंबर वन। नंबर टू, हम कह रहे होते हैं कि जो फंक्शंस होता है उसकी हम रेगुलर तो लिखेंगे प्लस उसकी जो दूसरी टर्म्स होती हैं वो भले इनफाइनेट नहीं होती, बल्कि क्या होती हैं, इनफाइनेट टर्म्स होती हैं। सही, तो हम इस तरह की सिंगुलैरिटी को फिर क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो सिंगुलैरिटी होती है ये क्या होती है, इसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। तो हम अगर आपको याद हो तो हम डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ को, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई की पावर वन ओवर जी को। सही। अच्छा, अगर किसी को याद हो तो मैं अगर सिंपल लिखूं एफ ऑफ जी की पावर ई की पावर जी, तो इसकी हम किस तरीके से लिख सकते हैं, टेलर सीरीज याद है किसी को, ई की पावर जी को, इसको हम लिख सकते हैं वन, समेशन zn। मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना, जी की पावर टू ओवर टू का फैक्टोरियल प्लस जी की पावर थ्री ओवर थ्री का फैक्टोरियल प्लस वन। ठीक, ये इसकी पावर सीरीज। अब मुझे ई की पावर वन ओवर जी बनाने के लिए भला क्या करना पड़ेगा, मुझे जी को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, वन ओवर जी से। तो ये वन ओवर जी हो गया, तो ये होगा वन प्लस जी की जगह क्या आएगा, वन ओवर जी प्लस यहाँ क्या आएगा भला, वन ओवर टू फैक्टोरियल जी स्क्वेयर प्लस वन ओवर थ्री फैक्टोरियल जी पावर थ्री प्लस। अब मुझे बताएं, आप लोगों से क्वेश्चन है, इसका जो रेगुलर पार्ट है उसका आंसर क्या है, रेगुलर पार्ट 1। ओनली क्या है, वन। अब इसका ये जो सारा का सारा पार्ट है जहां जी नीचे आ जाता है वो इसका क्या कहलाता है,
प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है। अब आपको यहाँ से वाज़ह नजर आ रहा है कि ये सिंगुलैरिटी किस तरीके की है, क्योंकि टर्म्स फाइनाइट तो नहीं है, रुक तो नहीं जाएंगी, ये तो फाइनाइट इनफाइनाइट चलती रहेंगी। तो ये यहाँ इस फंक्शन में z इज इक्वल टू जो जीरो है वो कौन सी सिंगुलैरिटी है? z इज इक्वल टू जीरो इज अ, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इज अ इसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, समझ आ गई होगी सबको? ठीक, अब एक चीज और हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम एंड करते हैं, और इंशाल्लाह कल के लिए हमारे कंसेप्ट काफ़ी अच्छे हो गए हैं। कल हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ इसको हेल्प लेके। अभी अभी हम एक एग्जांपल करते हैं, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/z-3। ठीक है, अभी हमने पोल के ऑर्डर को भी डिस्कस करना है, लेकिन वो कल करके तो फिर आगे चलेंगे। अच्छा, अभी देखें z-3 सही है। अब अगर यहाँ आप गौर करें तो ये किस तरह की सिंगुलैरिटी है, ये वाली z इज इक्वल टू, पहले तो सिंगुलैरिटी पॉइंट कौन सा है? 3, सही। अब आप लोग बता सकते हैं कि क्या ये किस तरह की सिंगुलैरिटी है? डेफिनेशन, कोई सी भी डेफिनेशन लगाएं। अगर आप 3 इसमें पुट करते हैं सिंपल, तो ये तो पहले भी पढ़ा हमने कि z अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ z, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। इंफिनिटी। सही, तो यहाँ पर इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है z इज इक्वल टू 3 इज अ पोल। ठीक, अच्छा अगर पोल है, अच्छा ये किसी ने बोला e की पावर z स्क्वायर, नहीं e की पावर z और z-3, ये क्या बोल दिया है? अच्छा, इसको अगर एग्जांपल क्या पूछी है, क्या आपने पूछा है e की पावर e z, की पावर ओवर जी क्यूब। ये चीज? नहीं नहीं, ओवर जी क्यूब है सर। अच्छा अच्छा, ये चीज, अच्छा मेरे ख्याल में आपने ऐसा पूछा है, अगर ये हो ओवर जी क्यूब, ये चीज पूछी है ना आपने? हाँ जी। तो यहाँ आप चेक कर लें कि आपको पता है 1/z³ को आप पीछे रखें, इसको 1 + z + z² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z3/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन चलते रहें। ओके, ये क्या आ जाएगा? 1/z³ प्लस 1/z², सही, प्लस क्या आ जाएगा? 1/z प्लस क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1/3 फैक्टोरियल, सही। अदर भी आएगा, जी, 2 भी आएगा टू, टू कहाँ? बटन में। अच्छा 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 अच्छा, टू, टू लगा लें, कोई मसला नहीं। अच्छा ओके, अगर z4 है तो फिर z ओवर क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल, फिर z² ओवर 5 फैक्टोरियल। अच्छा मुझे बताएं कि इसमें सबसे पहले तो ये देखें कि रेगुलर जो पार्ट है वो कौन सा है, इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है बोला रेगुलर पार्ट? 1/3 फैक्टोरियल से बस, ऑनवर्ड। ये हमारा कौन सा पार्ट है? रेगुलर पार्ट, और दिस वन इज आवर प्रिंसिपल पार्ट, सही। अच्छा, अब आपको पता है कि यहाँ प्रिंसिपल पार्ट की जो टर्म्स आ रही हैं क्या फाइनाइट है या इन्फिनिट है? फाइनाइट। फाइनाइट। तो ये जिसने क्वेश्चन पूछा है, आप खुद ही बता देंगे कौन सी तरह की सिंगुलैरिटी होगी फिर? z इज इक्वल टू जीरो इज क्या होगा? पोल होगा, पोल ऑफ एफ ऑफ जी, सही। इसके ऑर्डर को हम कल डिस्कस करते हैं कि पोल का ऑर्डर क्या होता है। और एक बात बता देता हूँ, जैसे मैंने बताया था ना कि अगर किसी फंक्शन के जीरो का ऑर्डर जो है वो 1 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल जीरो। तो अगर किसी हमारे पास पोल का ऑर्डर अगर 1 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे फिर? क्योंकि उसी के रिलेटेड चीज है तो उसको फिर क्या बोल देंगे हम? सिंपल पोल बोल देंगे।
सही। आ पोल ऑफ वन ऑर्डर, वन ऑर्डर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? सिंपल पोल। सही। एक छोटी सी चीज को हम साथ डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उसके हम पास पहुंच चुके हैं, तो जस्ट उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। व्हाट इज रेजिड्यू? ठीक है, तो समझाने के लिए, आपको पता है कि मैंने टेलर सीरीज की टर्म को ए एन से डिनोट किया था, इस तरह से शो करवाया था ना, अगर आपको पता हो। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, क्या लिखा था? ए एन जी माइनस ए की पावर एन, और इसको एन इज इक्वल टू जीरो से एन इन्फिनिटी प्लस जीरो से इन्फिनिटी, और इसको मैं लिखा था बी एन ओवर जी माइनस ए की पावर एन। सही। अभी आपसे मैं डेफिनेशन में लिखता हूँ। दी टर्म ऑफ लॉरेंट सीरीज, लॉरेंट सीरीज टर्म, कौन से वाली टर्म? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ B1। सही। B1 ऑफ लॉरेंट सीरीज इज का, ओहो इज कॉल्ड, क्या होता है? रेसिड्यू। ये रेसिड्यू किसका होगा? हम जो रेसिड्यू फाइंड करते हैं, ये किसका करेंगे फाइंड? पोल का। ऐसे ही है, रेसिड्यू ऑफ पोल होता है। सही बोल रहा हूँ? या हम लोग रेसिड्यू जो है वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी का भी फाइंड करते हैं? क्या चक्कर है किसी के माइंड में कोई बात? पोल पोल का ही करते हैं रेसिड्यू। हाँ बिल्कुल सही है। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, पीछे को चलते हैं थोड़ा सा। अब आप लोग वाज़ा पिछले, इसको क्या हो गया है? ओके, ये वाली सीरीज देखें, ये आपको गिवन है, ठीक है। मुझे बताएं कि इस सीरीज में आपके पास जो, क्योंकि हमने कल इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स पढ़ने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज भी यहाँ से आते हैं, तो मुझे बताएं कि ये जो आपके सामने फंक्शंस कहाँ गया, ये वाला, ये वाला जी, ये वाला जो लिखवाया था। अब मुझे बताएं, क्योंकि यहाँ पर पोल है, तो मुझे बताएं कि यहाँ पर जो रेजिड्यू है वो क्या है? 1/2। एग्जैक्टली कि जहाँ पर अगर आप देखें कि 1/z आ रहा है, उसके साथ वाली जो भी टर्म होगी दैट विल बी आवर रेजिड्यू। और ये चीज़ सही है, तो ये हमारे पास क्या होता है? रेजिड्यू होता है। अगर मैं बात करूं कि कम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी, मुझे मुझे तो यही लगती है, तो मेरे ख्याल में वो आपको रेजिड्यू लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको रिलेट करेंगे ना जाके उन फंक्शंस के साथ जो फंक्शन होलो मीरोमॉर्फिक होते हैं, जिसमें पोल होता है, तो फिर आप उनकी इंटीग्रेशन जस्ट 2 मिनट, मतलब ये रेजिड्यू आपको बहुत हेल्प करता है टू फाइंड दी इंटीग्रेशन। आपको पता है इंटीग्रेशन रियल एनालिसिस में भी फाइंड करना मुश्किल है, तो कम्प्लेक्स में तो फिर मुश्किल होगा, तो रेजिड्यू इसका एक हल है। ठीक है, तो जिसको रेजिड्यू की समझ लग गया, मतलब जिसको लॉरेंट सीरीज की और सिंगुलैरिटीज की समझ लग जाती है, उसके लिए तो लॉरेंट सीरीज एक वही चीज़ है कि जैसे वो बता दिया जाए कि वो सामने जो नजर आ रहा है ये रेजिड्यू है, तो आपको पता है लॉरेंट सीरीज लिखी हो तो B1 टर्म जो होगी दैट विल बी रेजिड्यू। ठीक है, तो हम अपनी डिस्कशंस को यहाँ पर ही रखते हैं। कल इंशाल्लाह हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे, मैक्सिमम के पहले तो हम सीखें कि हम लोग ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं पोल का। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि हमेशा जो एमसीक्यू जब बनता है पोल के रिलेटेड वो ऑर्डर का पूछ लेता है, और ये बड़ा आसान है, एक थ्योरम को हम यूज़ करेंगे। नंबर 2, हम देखेंगे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स, जितनी भी बुक्स हैं, एक दो को मैं फॉलो कर रहा हूँ, कि उसमें कितने ज़्यादा रिजल्ट्स हैं इनके थ्योरम्स आपस में जो करते हैं मैथ्स ना, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वाइट बोर्ड पे। और लास्ट पर हम इंशाल्लाह अपनी इंटीग्रेशन पे चले जाएंगे, और होपफुली
हम इंशाल्लाह इंटीग्रेशन के बाद कॉम्प्लेक्स को फाइंड अप कर देंगे। जस्ट थोड़ा सा टाइम दे के कॉन्फॉर्मल मैपिंग को, ठीक है, क्योंकि कॉन्फॉर्मल मैपिंग जो है वो भी पूछ लेते हैं लेकिन हम उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। कॉम्प्लेक्स के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे? अच्छा, कॉम्प्लेक्स एक दफ़ा ख़त्म हो जाए 2-3 दिनों के बाद, फिर हम देखते हैं इंशाल्लाह कौन सा करना है स्टार्ट। लेकिन आप लोग साथ साथ जो है वो लीनियर अलजेब्रा को टाइम मैक्सिमम दें, क्योंकि वहाँ से फिर से बता रहा हूँ 20 की रेंज तक एमसीक्यूज लीनियर अलजेब्रा में से आते हैं, 20 की रेंज। तो क्यों ना आप उस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से कर लें, कोशिश करें, शाम सीरीज को यूज़ करें, फिर आपका लीनियर अलजेब्रा के रिलेटेड कोई भी जो कंसेप्ट है वो आपके माइंड में नहीं रह जाएगा जब आप उसकी सोल्व एक्सरसाइज और जितने भी लेमस वगैरह की एप्लीकेशन हैं वो देखेंगे। ठीक है, चैप्टर के एंड पे भी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, उनको भी आप देख लिया करें। बकाया पीपीएससी की अभी कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, सुनने में आ रहा है कि फरवरी के मिड में ये होगा एग्जाम। होपफुली देखते हैं क्या बनता है। सबके साथ एक ही जो होगा वो सलूक होगा, क्योंकि सबके लिए डेट आएगी, टाइम सेम होगा। तो हम देखते हैं क्या बनता है। सही है, तो कल हम इंशाल्लाह यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे आगे। ओके जी। लास्ट थिंग जो है वो ये है कि जब माइंड में आता है ना पीपीएससी, तो जहन में ये रखा करें कि आप लोगों का जो कंपटीशन है वो सिर्फ जो है वो 200 लोगों के साथ है। सही है, जैसे समझाने के लिए मैं एक बात कहता हूँ कि यहाँ जब हमने ग्रुप स्टार्ट किया था तो 60+ तादाद में लोग थे, तो कितने रह गए हैं यहाँ? 20 की रेंज में रह गए हैं। तो इसी तरह तरीके से लोग जो पीपीएससी की प्रिपरेशन किए बगैर आ जाते हैं, तो ये माइंड में ना लाया करें कि वहां पर 37,000 लोगों ने अप्लाई किया है, 38,000 ने। ये सोचा करें कि हमने compete जिनके साथ करना है वो आगे 200 लोग खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स की सीट 106 है, तो आप लोगों ने समझ लें 200 लोगों के साथ कम्पीट करना है, तो आप लोगों को 106 में तो आना चाहिए, और इंशाल्लाह जो लोग मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई।